गीता है, हाथ से लिखी गई, 400 साल पुरानी। और ये चक्राकार उसमें लिखी गई, 18 अध्याय जो है एक पेज पे लिखे गए हैं। और फिर ये रसायन के ग्रंथ हैं, जिसमें किसी भी धातु से आप सोना या चांदी बना सकते हैं। तो इसमें देखो आप, उसमें 3 पैसे का अखबार था ये जी। और इसमें ये भी था कि उस समय वर्ल्ड वार चल रही थी। ये सब वर्ल्ड वार से जुड़ी न्यूज़ें हैं इसमें। रूसी सेना खारकोव से 30 मील तक पहुंची। एक अनोखी चीज है कि उस समय भी हॉर्लिक्स मिलता था, लेकिन किसके लिए था? मलेरिया के रोगियों के लिए। मलेरिया के लिए। जिसको बच्चों के लिए बता रहे हैं ये, तो निकला ये असल में मलेरिया वालों के लिए था। 1743 में लिखी गई थी। ये रामायण प्रदीप है, क्योंकि ये उत्तराखंड की एकमात्र रामायण है जिसकी मूल प्रति यहाँ पर रखी गई है। तो ये देखिए आप, ये ताड़ के पत्ता है, जिसमें जब ये हरा होता था तो गर्म सुई से लिखा जाता था इसमें। और इस तरह से ये धीरे धीरे एक किताब कि वो उसमें बदलती रहती थी। तो ये पूरा एक ग्रंथ बन जाता था। पंडित जी, इसकी लाइफ कितनी होती है? लाइफ तो बहुत है, ये पता नहीं कितने पुराने हैं। अब 500-600 साल पुराने तो यही हैं, और ये अभी हैं ही। क्या आप जानते हैं कि हमारी पुरानी वैदिक नॉलेज सिर्फ ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे समझने और देखने के लिए एक खास जगह भी है। देवप्रयाग की शांत पहाड़ियों के बीच आज हम इस वेधशाला में जाएंगे और प्राचीन डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे और ऑब्जर्वेटरी के ऑनर से समझेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ब्रह्मांड के सीक्रेट्स को डिकोड किया। यहाँ के कुछ डॉक्यूमेंट्स तो 300 से 500 साल पुराने हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स पुरानी वैदिक नॉलेज के हैंड रिटन ट्रांसक्रिप्ट्स है जो लगभग 1000 साल से भी पुराने टेक्स्ट पे बेस्ड है। देवप्रयाग से 2 या 2.5 किलोमीटर, जो एग्जैक्ट जो संगम पॉइंट है ना, वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर ही है। तो आज का प्लान हमारा यही है कि हम पहले वहाँ पे जाएंगे, वहाँ देखते हैं अगर कुछ बढ़िया होगा। वैसे तो मुझे लगता है कि वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी आपको दिखाने के लिए, तो दिखाऊंगा, ठीक है? वीडियो में देखना। मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन एक एक्सपीरियंस होने वाला है, जो शायद कुछ लोगों को ही मिलता है, और क्योंकि सबको पता भी नहीं है इस चीज़ के मेन बारे यही है में। कि ज़्यादातर सबको लोगों को पता पता एक्सेस नहीं नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है एक बार चलते हैं, मज़ा आएगा। चलते हैं यार, कुछ नया देखने को नया मिलेगा, देखने को मिलेगा। एक नई चीज़ ऐड हो जाएगी हमारी लिस्ट में कि हाँ, हमने ये चीज़ भी देखी है। और चैनल के थ्रू आप लोगों को भी दिखाऊंगा मैं क्या है वहाँ की, क्या महत्व है, और क्या ऐसी चीज़ है जो हर जगह से उस चीज़ को स्पेशल बनाती है। था ना, वो देवप्रयाग का जो पुलिस स्टेशन है उसके बिल्कुल सामने है। अगर कोई प्लान कर रहा है आने का तो सबसे बढ़िया है, मतलब आपको सस्ते भी मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? हमने ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया नीचे की मार्केट, 1-2 देखे थे, बट वो सस्ते तो थे, बट वो समझ नहीं आए, वो इतने साफ़ सुथरे नहीं लगे। ये क्या था, इसने 1300 रुपये तो लिए, लेकिन वो हम 3 बंदों के थे। अगर 2 बंदों और छोटे रूम लेते हो आप डबल बेड का, तो सस्ता होगा वो, मेरे ख्याल से 1000 रुपये के अंडर आ जाएगा वो। और वैसे ठीक है यार, बढ़िया साफ़ सुथरा है, बिल्कुल कम्फर्टेबल है। अभी इस रास्ते से आए हैं, पूरी ऑफ रोडिंग थी ये, और यहाँ के हमने कार पार्क कर दी, और ये यहाँ से देवप्रयाग के सबसे ऊपर आ चुके हैं हम, टॉप पे। यहाँ से अब हमें ऊपर जाना है क्योंकि यहाँ गाड़ी नहीं जाएगी, और ऊपर है वेधशाला। चलो चलते हैं, ऐसा कुछ रास्ता है। ये सामने छोटे छोटे खेत है, और ये देखो यहाँ से है रास्ता नक्षत्र वेधशाला लिखा हुआ। ऑब्जर्वेटरी स्थापना अगस्त 1946। इस वेधशाला की स्थापना 1946 में
आचार्य पंडित चक्रधर जोशी द्वारा की गई थी और अभी उनके पुत्र डॉक्टर प्रभाकर जोशी जी के द्वारा यहाँ की देखरेख की जाती है। आपको मालूम ही है कि भाई हिमालय में जो उत्तराखंड है जी ये तो देवभूमि इसको कहा जाता है, और जो ये देवप्रयाग है इसको वैसे उत्तराखंड की अयोध्या कहा जाता है, क्योंकि भगवान राम से जुड़े कई स्थान यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर राम कुंड है, जहाँ पर भगवान राम ने रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप की मुक्ति के लिए यहाँ पर तप किया था, और वहीं पर फिर परशुराम जी की भी तपस्थली है। तो और यहाँ संगम पर भी भगवान राम के चरण वहाँ मिलते हैं, और वहाँ पर भी एक शिला में उनके चरण हैं राम कुंड में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से जो भागीरथी आ रही है, उनके पूर्वज थे भगीरथ भगवान राम के, तो भागीरथी वहाँ से निकलती है जो गौमुख से। और जो अलकनंदा है जो अलकापुरी से आती है, जी अलकापुरी रावण के भाई कुबेर ने बसाई थी। तो कुबेर ने कहा था कि भाई जब रावण ने निकाला था कुबेर को, तो उसने कहा भाई तुमने अगर लंका बसाई तो मैं अलंका बसाऊंगा, तो अलका हो गया उसका नाम बाद में। तो जब अलका से वो निकलते तो अलकनंदा कहा जाता है उसको। तो ये पंच प्रयाग पढ़ते हैं रास्ते में, तो अंतिम प्रयाग जो है यही है, और यहीं तक ही अलकनंदा का नाम आता है। और इसके बाद जब भागीरथी का संगम होता है उसमें, तो यहीं से देवप्रयाग से फिर गंगा नाम पड़ता है। और भगवान राम की जो तपस्थली है वो गंगा तट पर है जी। तो इस तरह से भगीरथ उनके पूर्वज हो गए। और यहीं पर आप देखोगे तो जिस पहाड़ पे हम खड़े हैं इधर, इसको दशतांचल पहाड़ कहा जाता है, राजा दशरथ के नाम पे है। और यहाँ पर जो टॉप है उसके टॉप में एक सिंहासन बना हुआ है ऐसे उसका पत्थर का। अच्छा। जहाँ कहते थे भाई ये शिवपुरी से यहाँ रास्ता आता था कि यहाँ तक आखेट करने आते थे राजा दशरथ। और यही भी मान्यता है यहाँ पर कि जब श्रवण कुमार यहाँ से गए थे तो इस रास्ते से होते हुए जब उन्होंने वहाँ पर कांवड़ रखी थी, तो आज भी वहाँ पर पूरे जंगल में ऐसे 2 घेरे हैं जिसमें कभी घास नहीं होती। अच्छा। तो ये है उसमें कि भाई उतना तेज था उस कांवड़ में कि आज भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो वहाँ से एक रास्ता इधर निकलता था, खड़साड़ा जगह है, तो खड़साड़ा से होते लोग गंगोत्री यमुनोत्री जाते थे और इधर से होते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ जाते थे। तो ये 4 धाम का भी ये केंद्र रहा। और यहाँ से शांता नदी निकलती है। शांता राजा दशरथ की पुत्री थी, सबसे बड़ी, राम इनसे बड़ी, और उनके पति सिंगी थे। उनकी भी गुफा यहाँ पर है। और ये कहा जाता है कि भाई उनको प्राप्त करने के लिए शांता ने तप किया था यहाँ पे, और फिर नदी रूप में यहाँ बहती हूँ। तो यहाँ पर सिंगी ऋषि जो थे उनके यज्ञ से ही राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो कहा ही जाता है। और उनके गुरु वशिष्ठ थे। तो वशिष्ठ जी की गुफा यहाँ संगम पर है, उसको वशिष्ठ गुफा ही कहा जाता है वहाँ पे। और उसकी बगल में सूर्य गुफा है, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे, तो उनके जो पूर्वज थे उनकी भी गुफा यहाँ पर है। 1946 में ये स्थापित हुआ है ना जी, अगस्त। तो यहाँ पर इसके बारे में भी आपको थोड़ा दिखाएंगे। और पूरा इसको इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ का पूरा केंद्र है, ये सेंटर। ये पूरा जो है आपको सारी दिशाएं जो हैं एक बराबर समान दूरी पे हैं। अच्छा। तो इस तरह से बिल्कुल इसको सेंटर में वो किया गया है। हाँ, यहाँ पर आप आइए। और यहाँ पर ये उनका आसन था जी। आचार्य पंडित चक्रधर जोशी यहाँ पर बैठा करते थे। और यहाँ पर जब 19 अगस्त 1946 में उनके द्वारा जब स्थापित किया गया तो ये सोच के यहाँ पे स्थापना की गई थी कि भाई खगोल जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल वो हैं, वो यहाँ से सबसे अच्छा उनका रिसर्च वर्क और स्टडी की जा सके पूरे आकाश की, चंद्रमा की और तारों की, ग्रहों की। तो इस उद्देश्य से उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया था इसको। और यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी समय तक उन्होंने हिमालय के अलग अलग स्थानों पर तप किए थे। करीब 40 वर्षों तक उनका तपस्वी जीवन रहा। और उसके बाद वो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ में शांति निकेतन में चले गए थे, फिर अरविंद घोष के साथ चले गए। और पूरे भारत में उनके द्वारा भ्रमण करके यहाँ पर काफ़ी ऐसी दुर्लभ चीज़ें फिर एकत्र की गई, जिनमें 3000 तो जिनको पांडुलिपियाँ मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं उनको रखा गया, और लगभग 25,000 ऐसी प्रिंटेड किताबों का भी संकलन किया गया। और यहाँ पर
फिर आपको दिखाएंगे कि अलग अलग देशों से लाई गई जो दूरबीन या टेलीस्कोप थे वो भी यहाँ पर उनके द्वारा लाए गए। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो दुर्लभ चीज़ें हैं वो सब आपको दिखाएंगे। तो आचार्य जी का जो पूरा जीवन था ये इसी के लिए रहा, मैंने पूरे खगोल विद्या के लिए और समाज सेवा के लिए और पुरातत्व खोज के लिए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कुतुब मीनार पे उन्होंने रिसर्च किया था भारत में, और उन्होंने ये सिद्ध किया था कि भाई ये बरहा-मीर की वेधशाला है। और उनका जो रिसर्च वर्क है ये सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च वर्क था उनका। तो उन्होंने पूरा बताया है कि भाई ये जो इसको तुम वो कहते हो ये वो नहीं है जो समझा जाता है, लेकिन इसमें हर चीज़ जो है 27 नक्षत्रों के लिए 27 खिड़कियाँ बनी हैं उसके लिए। और यहाँ पर जो शुरुआत होती है वो भगवान गणेश का वो सबसे पहले वो मिलता है उस जगह पर। तो उन्होंने कहा ये सारे प्रमाण हैं कि भाई ये जो है बरहा-मीर की वेधशाला थी, क्योंकि वहाँ पर मेहरौली है जिसको मेहरावली कहा जाता है। तो बरहा-मीर के नाम से हो मेहरौली जो है मिहिर जो शब्द है वो उन्हीं से आया है। इनमें तो आप देखेंगे तो पूरी गीता है हाथ से लिखी गई 400 साल पुरानी, और ये चक्राकार उसमें लिखी गई 18 अध्याय जो है एक पेज पे लिखे गए हैं। हाँ इससे आप देखो इसको चिपका दो आप। हाँ ये इसमें जो है ये चक्राकार उसमें लिखी गई है पूरी गीता, और 18 अध्याय को एकदम एक पेज पे, ये एक पेज पे सारा लिखा हुआ है, पूरी गीता है। ये लिखा कैसे गया होगा इतना छोटा छोटा? हाँ तो वो तो ये बड़ी हाँ ये तो है ही कि बड़े विदेशी लोग भी वो करते हैं कि भाई भारत में लोगों ने कितना काम किया ऐसा। तो ये सारा उसमें एक एक अक्षर जो है पढ़ा जा सकता है उसमें, इस तरह से उसको किया गया है। और ये सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि ये चक्राकार उसमें राउंडेड उसमें लिखी गई है, जी सीधी नहीं लिखी गई है। ये सबसे मुश्किल काम होता है राउंडेड उसमें लिखना। हाँ बिल्कुल। और उसी तरह से फिर यहाँ पर आप देखोगे ये दुर्गा सप्तशती है, ये थोड़ा वैसे जरा फेड हो गई लेकिन चक्र के ऊपर लिखी गई थी, ये भी वही। हाँ थोड़ा हल्का दिखेगा आपको पर वो पूरा है उसमें। पूरी जो ये नवरात्र में पाठ होता है ना वो पूरा इसमें वो किया गया है। जी। इस तरह से ये चक्र के ऊपर जो ये लिखी गई है। तो ये सबसे ऐसी दुर्लभ चीजें यहाँ पर वो हैं पांडुलिपियों में। तो उनका हाथ का लिखा जो ये अभिनंदन पत्र है ये सब बड़े कलाकारों को दिया जाता था। यहाँ पर उसका एक फोटो भी इधर देख सकते हैं आप ऊपर को, ये उनका हाथ का लिखा हुआ है जो यहाँ पर देखो आप। जी। तो ये सब बड़े कलाकारों के साथ उनका फोटो इनके हाथ का लिखा आचार्य जी के लिखा। अब ये देखिए हरिओम शरण है, ये नौसाद हैं, ये रवि हैं, ये बसंत देसाई हैं, ये सब माने हुए हमारे संगीत निर्देशक थे। और यहाँ पर संगीतकार जयदेव भी आए थे। ये जो मधुशाला रिकॉर्ड है सामने रखा गया मन्ना डे जी का गाया हुआ, तो कुछ टाइम तक रहे थे वो यहाँ पर, उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी, तब ये उन्होंने एक रिकॉर्ड भी दिया था। और यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का भी ये सेंटर है गढ़वाल का। यहाँ पर 2 ही बनाए गए हैं, एक तो नैनीताल में है जी और एक देवप्रयाग में है। तो यहाँ पर जितनी भी ऐसी पांडुलिपियाँ, पहले तो 3000 पांडुलिपियाँ यहीं पर हैं जिन पर प्रिजर्वेशन का काम चल रहा है ना। तो इनमें तो कुछ अभी जिन पे काम होना वो कुछ यहाँ पे पड़ी है। इसमें देखो आप, तो ये तो भृगु संहिता है जी जो पंजाब से लाई गई थी यहाँ, ठीक है। और आदमी के 3 जन्मों का लेखा जोखा इसमें मिलता है भृगु संहिता में। और फिर ये हमारे गढ़वाल के बड़े दुर्लभ तंत्र मंत्र के ग्रंथ हैं जो गढ़वाली भाषा और संस्कृत भाषा में है, पर ये केवल यहाँ पर रिसर्च वर्क के उससे रखे गए हैं। और फिर ये रसायन के ग्रंथ हैं जिसमें किसी भी धातु से आप सोना या चांदी बना सकते हैं। इस तरह से इसमें पूरा रासायनिक विधि से आप वो बना सकते हैं। फिर ये कांची कामकोटि के शंकराचार्य जी जयेंद्र सरस्वती द्वारा आचार्य जी को जब उपाधि दी गई थी ना, तो उस समय उनके द्वारा तेलुगु में ताड़पत्रीय ग्रंथ भी यहाँ दिए गए थे जो बहुत दुर्लभ वहाँ के ताड़पत्र ग्रंथ थे। तो ये देखिए आप, ये ताड़ के पत्ता है जिसमें जब ये हरा होता था तो गर्म सुई से लिखा जाता था इसमें। और इस तरह से ये धीरे धीरे एक किताब
कि वो उसमें बदलती रहती थी, तो ये पूरा एक ग्रंथ बन जाता था। पंडित जी इसकी लाइफ कितनी होती है? लाइफ तो बहुत है, ये पता नहीं कितने पुराने हैं, अब 500-600 साल पुराने तो यही है, और ये अभी है ही, और जबकि इतना यहाँ पर इतना वो भी नहीं है अभी रखने का। तो अच्छा, ये जैसे आप इसका बता रहे थे भृगु संहिता का कि 3 जन्मों को होता है, ये मतलब किस हिसाब से इसको ना इसमें वो तो करते एक हैं? हाँ इसकी की है एक, जिसको पहले मैंने हर आदमी इसको जान नहीं सकता, उसको काफी मतलब गहरी वो अच्छा, करनी जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, बहुत जरा सा पता है, बिल्कुल 44 कुंडलियों के बारे में जो कहा जाता है, तो क्या उसी से रिलेटेड है ये ना कि इसमें ये है कि ये जैसे हमारे 12 लग्न है, ये 12 12 राशियां हैं, उसके अनुसार ये बटा हुआ है, हाँ उसके तरह से बना हुआ है। हाँ और इसमें ये है कि भाई आप अपने लग्न के अनुसार इसमें ढूंढ सकते हैं ढूंढ सकते कि हैं। आपका लग्न क्या है, उसके अनुसार इसमें। पर ये है कि इसके बहुत कम विद्वान है जो इसको सही ढंग से, क्योंकि इसकी एक की है, अगर वो पहले उसको अगर समझे हो तो तब किसी आदमी की कुंडली सही निकाल सकता है। तो यहाँ पर आए तो बहुत लोग हैं, पर ऐसा कभी लगा नहीं कि भाई इनको बहुत ज्यादा उसकी कोई नॉलेज है। तो पर ये है कि ये रखे रहेंगे तो कभी न कभी इसको सही ढंग से समझने का मौका मिलेगा लोगों को। पर ये पंजाब में वहाँ और यहाँ देवप्रयाग में और बनारस में जो इसकी मूल वैसी है वो इन्हीं जगहों पर है, इन्हीं जगहों पे। हाँ, ये हर जगह पे नहीं है। तो ये है कि भाई अगर कोई करना चाहेगा भविष्य में तो कर सकता है उसमें अपना कोई शोध कार्य। अच्छा, ये पंजाब से लाई गई थी? नहीं, ये इसके तो 12 खंड हैं। अच्छा, 12 खंड। हाँ, इन पे तो वो काम चल रहा है ना अभी। जी जी, मैं बता रहा था अभी उसमें। बाकी ये तो अलग अलग उससे जुड़े सब पांडुलिपियां ही हैं, जैसे प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, और ये अलग अलग षोडश संस्कार हो गए, और इसमें फिर संस्कृत काव्य का वो है, सब अलग अलग उसके। अच्छा, जो सोना बनाने की जो कही ये गई जो रसायन का ग्रंथ है, हाँ, इसमें सारी वो चीजें विधियां बताई गई हैं। तो इसका मतलब जो ये जो एक परिकल्पना है कि पारस पत्थर की जो बात वो करते हैं, परिकल्पना नहीं है वो भी। अच्छा, वो अलग चीज है और ये पारस पत्थर भी है, हाँ। बिल्कुल है वो भी। अब उसकी पहचान कैसी होगी ये तो पता नहीं, ये तो पता लेकिन ये है कि मतलब इसमें उसका वर्णन है, बल्कि इसमें इसका भी वर्णन है कि जो हम ऐसे फिल्मों में देखते हैं कि आदमी भाई अदृश्य हो जाता है, उस धातु का भी वर्णन है कि अगर यहाँ पर उसको पहना जाए तो उस आदमी की आंखों से मैं दिखूंगा नहीं, मैं मौजूद तो हूँ लेकिन आपकी आंखों में वो धातु ऐसा प्रभाव डालेगी कि वो मैं नहीं दिखूंगा। हाँ, ये 53 फीट की ये जन्म कुंडली है, और करीबन 100 साल से भी ऊपर की है। पूरे ज्योतिष का जितना तरीका होता है किसी आदमी के वो बनाने का, तो इसमें सारा वो दिखाया गया है। 53 फीट के उसमें पूरा इसका डिटेल देखा जा सकता है उस हिसाब से। हाँ, तो ये तो आप खोलते जाओ तो ये तो 53 फीट की जगह ही नहीं है। हाँ, बस वो तो पैर पुछना बांधने का भी हुआ है। ये जो ना यहाँ पर तो ये है कि ये यहाँ पर बैठा करते थे ना, तो यहाँ पर आयुर्वेद, वास्तु, ज्योतिष और वेद संबंधी ज्यादा वो है जो यहाँ पे रखे गए ना ग्रंथ, क्योंकि वो अपने स्टडी के पर्पज से आचार्य जी रखते थे जी कि भाई यहाँ पर कुछ जरूरत पड़ जाए तो यहीं पे देख लें। फिर जैसे ये पहला हिंदी विश्वकोश है 1914 में निकला था ना कलकत्ता से, 24 खंड है इसके, तो ये सबसे ऑथेंटिक आज भी वो माना जाता है। नागेंद्र नाथ बसु इसके एडिटर थे। तो इसमें ये है कि भाई भारत के बारे में कुछ भी जानना हो किसी, ये जो दिख रहे हैं 24 खंड है, 24 खंड है, मतलब आपको मतलब भाई अब जैसे त्यागी लोगों के बारे में जानना है तो त्यागी लोगों की पूरा इतिहास है, या भाई आपने भाई ये इसको गाजियाबाद को, वहाँ तो वो तो गाजी उनका बनाया हुआ जगह थी, तो गाजी से गाजियाबाद हो गया। तो ये सारा इसमें पढ़ने को मिलता है कि भाई अगर ये कितने लोग रहते हैं और क्या जगह है उसके बारे में पूरा ओरिजिन से लेके पूरा वो है उसमें, पूरा उसमें उल्लेख है। सबसे ऑथेंटिक वो यही माना जाता है आज भी। हमारी गढ़वाल शैली की सरस्वती जी की पेंटिंग है, तो इसमें भी उसमें गोल्डन वो किया गया है, ये जो आप चमक रहा है इस तरह से इसको बनाया गया। फिर वैसे ये आप देखेंगे साउथ इंडियन पेंटिंग है, इसमें लेडी देखो आप ध्यान से, ये खड़ी है, इसमें खड़ी है, इस तरह से पेंट किया गया उसमें। और वैसे ये हमारे यहाँ 2 पहाड़ हैं जो एक जैसे लगते हैं, एक तो ये नीलकंठ बद्रीनाथ में और ये सुदर्शन पर्वत गंगोत्री में जी। पर आप कोई ये कभी कभी ये हो जाएगा कि एक ही है पर एक नहीं है। उसी तरह से फिर ये हमारे जो भाई आचार्य भास्कर जोशी हैं, काफी बड़े साधकों में हैं, तो उनके द्वारा 12 साल तक पूना में यज्ञ किया गया।
तो इस तरह से ऐसे प्रकट हुए अग्निदेव, जी। बकरी में बैठे हैं ना, उसमें अग्निदेव बैठे हैं, इस तरह से उसमें दिखाया गया। और फिर किसी ने ये चित्र भी कैलाश मानसरोवर से भेजा था, भगवान शिव का ऐसा स्वरूप देखा शिव गया। का। फिर यहाँ पर जब चंद्रमा पे आदमी उतरा था, उस समय की कटिंगें भी यहाँ पे रखी गई अखबारों की, इसमें तो लेमिनेशन किया हमने। तो इसमें पूरा 1969 में जब उतरे थे आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन एडविन, तो ये पूरा इसमें डिटेल दिया गया है। 1:48 पे वहाँ पे पहुंचे थे। और ये भी लिखा गया कि भाई एस्ट्रोनॉट्स टेक ऑफ फ्रॉम मून, 120 मिनट तक उसमें वो किया था उन्होंने। और इसी तरह से ये भी है कि 21 घंटे 36 मिनट 43 सेकंड तक सफल चंद्र प्रयास हुआ था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर ये कलेक्ट की गई हैं। और इसी तरह से फिर ये और भी छोटे बहुत अखबारों का वो है। ये तो आपको 1943 का पेपर है, ये थोड़ा इसमें नेमिनेशन हुआ है ना अखबार का। तो इसमें देखो आप, उसमें 3 पैसे का अखबार था ये जी। और इसमें ये भी था कि उस समय वर्ल्ड वार चल रही थी, ये सब वर्ल्ड वार से जुड़ी न्यूज़ें हैं इसमें। रूसी सेना खारकोव से 30 मील तक पहुंची, लंदन में हवाई हमला, ये सारी चीज़ें उसमें वो की गई थी। और इसमें देखो आप, तो ये लिखा भी है कि पराधीन सपने सुगनाई, ये तुलसीदास जी के दोहे की पंक्ति है ना, जो पराधीन होता है उसको सपने में सुख नहीं होता। तो ये 1943 में जब गुलाम था देश, तो ये एक संदेश भी देता था एक बार कि भाई जो पराधीन है उसको सपने में भी सुख नहीं हो सकता, तो अपने अधीन रहो। और इसमें कई चीज़ें, पर ये सबसे एक अनोखी चीज़ है कि उस समय भी हॉर्लिक्स मिलता था। लेकिन किसके लिए था? मलेरिया के रोग, मलेरिया के लिए, जिसको बच्चों के लिए बता रहे हैं ये, तो निकला ये असल में मलेरिया वालों के लिए था। खैर अब तो बच्चे भी ऐसे ही लगते हैं कि इनको दे ही दो भाई। तो ये उस जमाने की एक चीज दिखाई दी कि 1943 से भी पहले ही निकलता रहा होगा, इसमें तो ऐड छपा उसका। तो ये चीजें बड़ी वैसी हैं। और फिर ये देखो आप, ये 1939 का अखबार है, इसमें बड़े लॉर्ड, जिसको हम लॉर्ड बोला जाता था, माई लॉर्ड जिसको शब्द आया बाद में, तो बड़े लॉर्ड कहा जाता था उनको। और उस समय एक चीज देखो आप कि 1939 के अखबार में यहाँ पे छपा है कि लंदन में गांधी जयंती होती थी। लंदन में, मैंने महात्मा गांधी को तो यहाँ जेल में डालते थे, पर उन्हीं के देश में गांधी जयंती मनाई जाती थी। ये एक अनोखी चीज थी। हालांकि इसमें लिखा है कि भाई अंग्रेजों ने वहाँ चिराग गुल वो कर दिया था, मैंने ब्लैकआउट किया था कि भाई यहाँ कोई मनाए नहीं, पर तब भी लोगों ने मनाए। मतलब एक वो था कि भाई हाँ, मैंने ये माना जा सकता है ना कि भाई अंग्रेजों के तो हमारे देश में तो वो था, पर अपने देश में क्या कर सकते थे, पर वहां पर जाते थे लोग कि भाई हम वहां मनाएंगे। ये एक बड़ी जिद थी लोगों की। ट्रक गाड़ी चलती थी। अरे वाह, देखो आप 1939 में रेलगाड़ी, 1939 की बात है ये। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई कहे कि भाई अभी चल रही है। उस समय लोग भी तीर्थ यात्रा पे बहुत ज्यादा जाते थे, और वो भी रेलगाड़ी में। और क्या, तो ये सारी चीजें अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी। हाँ, अंग्रेजों की रेल में जाते थे वो, अंग्रेजों का वो भी सोच ही रहे थे। और 1939 का अखबार है ये, 39 का। हाँ, तो उस समय के वो है कि भाई आप उसमें जाना चाहें तो उसमें जा सकते हैं। पूरा चार्ट बना हुआ है कि 1000 साल की जो मुख्य घटनाएं हुई ना हमारे देश में, और जो प्रमुख लोग हुए वो सारे इसमें दिखाए गए हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा चार्ट निकाला गया है कि 1000 साल की घटनाओं का पूरा एक बार में आप देख सकते हैं। और वैसे देखो आप, ये पहली हिंदी की पहली मैगजीन है, उसकी मूल प्रति है सुदर्शन 1903 में बनारस से निकलती थी। और इसके जो संपादक थे देवकी नंदन खत्री, जिन्होंने चंद्रकांता लिखी थी, वो इसके संपादक थे। और फिर यहाँ पर देखो आप, ये छत्तीसगढ़ की आर्ट का एक नमूना रखा गया है, जिसमें तार को मोड़ के ऐसे बनाया जाता है, उसमें सब दिखाया गया है। और इसमें नीचे जो है ये बंगाल की ये छोटी इसमें रखी गई ना मूर्तियों का एक और किया गया है। छोटी छोटी मूर्तियां वहाँ मिट्टी से बनती हैं, उनको किया गया। और इसकी बगल में जो दिख रहा है ये भगवान बद्रीनाथ जी का सबसे पुराना फोटोग्राफ है अभी तक का। कि देखो आप, तो मैंने आज से 150-200 साल पहले, जब पहले फोटोग्राफी हुई थी, तो उस समय लिया गया था। और यहीं पर हमें वैसे ही पत्थर भी रखा है जो बद्रीनाथ जी से मिला था, जो जिसमें बद्रीनाथ जी का जैसे श्रृंगार होता है ना, वैसे ही पत्थर है वो। और यहाँ पर फिर आप देखेंगे तो करीबन 80 साल पुराने गुजरात के बहुत बड़े चित्रकार थे, उन्होंने बना के दी थी। इसमें तो भगवान ये पीपल के पत्ते पे बनाई गई है, ये पत्ता दिख रहा है ना आपको पीछे। हाँ, तो बहुत अच्छी पेंटिंगें
की गई हैं उसमें। और वैसे फिर आचार्य जी का भी उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट कलर में एक पीपल के पत्ते पे उसको वो किया गया है, ये पूरा आप देख सकते हैं। फिर वैसे ही इंद्र शर्मा बहुत बड़े चित्रकार है हमारे देश की, ये भगवती राजराजेश्वरी का ये ओरिजिनल पेंटिंग है ये। अच्छा, हाँ पेंटिंग पेंटिंग है ये। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर जो है इसमें वो आपको पेपर भी दिख रहा है, देखिए जी रेयर जिस पे बनाया गया वो पेपर भी दिख रहा है। तो ये बहुत बड़े हमारे चित्रकारों में माने जाते हैं देश के, इंद्र शर्मा जी। आज की मशीन ऐसी पेंटिंग ना ना ऐसे नहीं कर सकते, देखो आप कितनी अच्छी उसमें वो की गई। सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठ अत्रि पराशर, इस तरह से जो है जो हमारे 18 ऋषि हुए जिन्होंने इसको बनाया। इसी बेस पे तो गोत्र होते हैं। हाँ गोत्र भी यही है। हाँ, तो वो इसलिए है ना कि ऋषियों के संतान कहा जाता है ना ऋषियों के संतान कहा जाता है। हाँ तो ऋषियों के संतान इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई ये नहीं था कि भाई ऋषि थे या साधु थे उनके विवाह नहीं थे, सबकी पत्नियां थी जी। आप कभी भी देखो उसमें, तो ऐसा नहीं है। तो वो ऋषि क्या थे, वो तो वैज्ञानिक थे भाई, वैज्ञानिकों का वो था ना वो तो। और उनको वो तो एकांत में रहते थे, उस तरह से अपनी साधना करते थे, तब उनको ज्ञान तो प्राप्त होता था, फिर उसको पूरे संसार में उसका वो करते थे जी। तो ये मतलब ऐसे महान ऋषियों का वो था ना। तो उन्हीं ऋषियों के संतान के रूप में हम आज अपने को गोत्र के उसमें बोलते हैं कि हम उसका गोत्र वो है। उसके गोत्र के माने ये गोत्र का मतलब है कि हम उस ऋषि के वंश से आते हैं। हाँ, वंशावली उनकी है। उनके वंश से हम हैं, माने इतने महान ऋषियों के वंश से हम वंश से हमारा है हाँ अत्रि गोत्र बहुत बढ़िया है। और क्या, मेरा कश्यप है। हाँ कश्यप भी है वहां पर। कि पुराने जमाने में जब घड़ियां नहीं होती थी तो कैसे हम समय देखते थे। तो ये तो राजस्थान से बनी है, ये जल घटी है, इसमें एक बारीक छेद है। तो इसमें ये होता था या तो इसमें पानी भर दिया जाता था या किसी पानी भरे बॉक्स में रखा जाता था, ये दोनों सिस्टम थे। और इसमें ये होता था कि भाई पानी जैसे टपकता रहता था और पानी जैसे जैसे घटेगा उस हिसाब से टाइम का मेजरमेंट होता था कि भाई इतना टाइम निकल गया है, फिक्स था ना वो, इतने टाइम में खाली होगा ये। तो इस तरह से बाहर महलों के वो घंटियां बजाई जाती थी कि भाई इतना प्रहर गुजर गया है, तो इसको जल घटी ये नाम दिया जाता था। और वैसे फिर ये तो खैर आपने देखी है, ये तो सूर्य घटी है जी जी जी। ये ध्रुव जो हमारा नॉर्थ स्टार है उसकी तरफ एडजस्ट की जाती है, इसके बाहर वो बने हुए हैं। तो जैसे जैसे छाया पड़ेगी उतने उस तरह से हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताएगा। तो कई चैनल वालों ने इसका परीक्षण भी करवाया ना, तो उन्होंने मोबाइल से किया, तो मोबाइल ऑटोमेटिक उससे चल रहा है और ये नेचुरल, पर दोनों बिल्कुल एकदम सही एग्जैक्ट टाइम दिखा रहे थे। और ये हमारे उत्तराखंड की बनी ये ध्रुव घटी है, ये शायद बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है कि भाई ध्रुव तारे से रात में समय कैसे देखा जाता था। तो इसमें जो ध्रुव तारा आप यहाँ मिलाएंगे सेंटर में, यहाँ पे रखेंगे इस कोने पे, और जो सप्तऋषि होते हैं ना सप्तऋषि, तो वो उसकी परिक्रमा करते हैं। वो एक किस्म से नेचुरल घड़ी बनी हुई है आकाश में। तो यहाँ पर इसको सेंटर में रखेंगे तो अपनी जगह पर होता ही है ध्रुव तारा। और यहाँ पर जैसे दो तारे मिलाएंगे आप उसके सप्तऋषि मंडल के, वहां से टाइम पता हाँ इसमें घटी पल राशि रात में अपने आप पता लग जाएगी, पैर पता चल जाएगा। हाँ, कोई मैंने पंचांग देखने की जरूरत नहीं है। इसी में आप देख सकते हैं कि रात में, क्योंकि उस समय तो कुछ था नहीं, कुछ नहीं था कि भाई कोई घड़ी नहीं कुछ नहीं, कैसे पता लगाएंगे। तो इसके जरिए ध्रुवता घटी के जरिए ये 1888 की बनी है श्रीनगर गढ़वाल की, तो इसमें उसको देखा जाता था। ये टिहरी रियासत जो थी हमारी, ये 1938 में जारी किया गया था। यहाँ की महारानी थी कमलेंद्रमती शाह, जो बाद में यहाँ की सांसद भी बनी थी। तो ये देखे आप, तो इसमें सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये ब्रिटिश गढ़वाल जो है इसमें पूरा जो अंग्रेजों को दिया गया था ये राजा द्वारा। और यहाँ पर देखो आप, तो ये तिब्बत जो चाइना है जी बिल्कुल यहाँ से सटा हुआ है। और आज भी मतलब जो इसमें नाम है वही नाम आज भी मिलते हैं यहाँ पूरे टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। और ये आसपास के जैसे इधर से तो फिर हिमाचल लग जाता है। ये कौन से सन में बना था? ये 1938 में जारी किया गया था नक्शा, टिहरी राजा द्वारा ही। मैंने टिहरी महारानी थी उस समय कमलेंद्रमती शाह, तो उन्होंने जारी किया था इसको। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक ऐसा नक्शा है। ये उस दिन की पूरी इसमें वो न्यूज़ दी गई है। ये तो 17 अगस्त को छपा था ना, तो 15 अगस्त का पहला दिल्ली में क्या हुआ था कार्यक्रम, ये सब इसमें दिखाया गया। हाँ पूरा ग्रहण किया, लेकिन इसमें लिखा गया कि सदस्यों ने राष्ट्र के प्रति भक्त बने रहने की शपथ ली। उन्होंने तो ली शपथ।
यहाँ पर देखेंगे कि पहले पहले जब इलेक्ट्रिक वॉच निकली थी स्विट्जरलैंड से, तो उसका करीबन 55 साल पहले ये लाई गई थी। हेनरी सेंडोज ने निकाली थी पहली इलेक्ट्रिक वॉच जो यहाँ आई थी। तो लोग इसी को देखने आते थे कि भाई इलेक्ट्रिक से, बिजली से कैसे घड़ी चल रही है। और फिर ये आचार्य जी का यहाँ पर ये पूरा तारामंडल प्लेनेटोरियम बनाने का भी वो था ना, उसका भी यहाँ पर ब्लूप्रिंट रखा गया है। तो ये पूरा कब होगा क्या होगा इसका तो भविष्य ही बताएगा। तो ये जो है पूरा इसमें ब्लूप्रिंट करके उन्होंने पूरा यहाँ पे वो करवा रखा है कि अगर भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति आया तो ऐसा प्लेनेटोरियम बनाया जा सकता है। हाँ, बनाया जा सकता है। हाँ, ये पूरा डिजाइन है। तो ये पूरा उन्होंने उसी हिसाब से यहाँ पे वो करके रखा हुआ है कि भाई अगर बनाएंगे तो ऐसा बनाया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी वो है उनकी सोच का, उसका वो था। बाकी यहाँ पर तो आते रहते हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे निशंक जी, तो उन्होंने भी 2016 में ये किताब प्रकाशित की थी। तो ये 2015 का इसमें ये गौमुख का गंगा जल रखा गया, 10 साल हो गए इसको। तो ये देखो आप, गंगा जो कभी भी मतलब ये प्रदूषित नहीं होता इसका जल। तो ये देखो आप, तो वैसे ही आज भी वैसे ही है, एकदम ट्रांसपेरेंट जो है वैसे देख सकते हैं आप। 10 साल तो वैसे ही हो गया किताब को आए हुए। तो ये देखो आप, ये पूरा गंगा का जो कहा जाता है ना कि भाई गंगा तेरा पानी अमृत, तो बिल्कुल आज भी ये सिद्ध होता है इसको सिद्ध होता है कि भाई गंगा के पानी में कोई वो नहीं है। ये है यहाँ पर देखिए, सूर्य चंद्र ग्रहण की सूची है 1864 में जारी हुई थी लाहौर से। उस समय लाहौर में ही सारा केंद्र था। और हमारे भारत के जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे ना सुशील चंद्रा जी, वो भी आए थे यहाँ पे। तो वो भी ज्योतिष के अच्छे जानकार थे। तो उन्होंने कहा भाई ये देखो, हमारी उसको दिखाता है कि संस्कृत और उर्दू, हमारे संस्कृत भी इतनी पढ़ाई जाती थी और यहाँ के सारे जो विद्वान लोग हैं सब लाहौर से ही पढ़ते थे। तो सारा उसको सिद्ध करता हो कि भाई संस्कृत का क्षेत्र था वो लाहौर जो था। तो ये बहुत अच्छी एक चीज उसमें निकलती है। उसमें इंडिया ही था वो तो। वहाँ पे जितनी विद्या हाँ, यहाँ के सारे लोग लाहौर से पढ़े होते हैं, जितने विद्वान थे सब लाहौर में पढ़ते थे। और वो उर्दू भी उतना ही जानते थे। वो हम ये कहते हैं ना भाई, तो उससे बढ़िया तो उर्दू जानते थे, उर्दू भी जानते थे। कई लोग तो उर्दू में ही लिखते थे, उर्दू में साइन करते हैं आज। जैसे ये पंजाब से जो आज, हाँ, वो उर्दू के ही बहुत वो है यहाँ पे। रामकृष्ण परमहंस थे ना, उन्होंने इसका प्रयोग किया था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जैसे काली माई है वो है, तो उन्होंने हर उसका एक दिन पैगंबर का ध्यान किया, एक दिन उन्होंने उनका यीशु मसीह का ध्यान किया। तो उनको एक जैसा वो दिखाई, वही दिखाई दिया, एक जैसी रोशनी, एक जैसा वो देवी काली माई का तो वैसे दिखाई दिया। तब उन्होंने कहा भाई कि ये तो जो पावर है वो तो एक ही है। अब ये इसको मैं अलग नाम से बोल रहे हैं, देख रहा हूँ अलग अलग। और उन्होंने अपने ध्यान में सब चीजें बराबर देखी, एक जैसी। उन्होंने कहा भाई ये तो जो सुप्रीम पावर है वो तो एक ही है, कोई वो दूसरी पावर कौन हो सकती है। अब मैं उसको उस तरह से देख रहा हूँ, इसको उस तरह से देख रहा हूँ, वो तो अलग चीज है। पर जब उन्होंने ध्यान में देखा तो सब चीज एक ही दिखाई, एक जैसी। तो उन्होंने कहा भाई ये तो पहाड़ अलग है, अलग तो कुछ भी नहीं। 1743 में लिखी गई थी। ये रामायण प्रदीप है, क्योंकि ये उत्तराखंड की एकमात्र रामायण है जिसकी मूल प्रति यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ के राजा प्रदीप साथ है, उनके युग में लिखी गई थी। और इसके प्रकाशन के बाद, अगर प्रकाशित जब होगी है, तो उसके बाद एक रामायण विश्व में और बढ़ जाएगी। जैसे रामचरितमानस है, कंदबंद उसकी है, आनंद रामायण है, और ये प्रदीप रामायण है। तो इसकी जो ओरिजिनल कॉपी राजा द्वारा यहाँ दी गई थी, ये उसकी मतलब प्रकाशन की अभी प्रतीक्षा है इसकी। तो ये तब प्रकाशित की जाएगी जब भी इसका वो होगा। तो ये पूरा इसमें उसमें देखा जा सकता है कि मूल प्रति जो है कौन सी लैंग्वेज में? ये संस्कृत में ही है, ये संस्कृत में ही लिखी जाती थी। वैसे ये बहुत पुरानी, यहाँ तो 500-600 साल पुरानी वो भी है ना। उसमें ये भी है वास्तु शिरोमणि, ये मुगल बादशाह जब जहांगीर थे उनके काल में लिखी गई थी सन 1620 में। ये सब उसका इसमें तो हमने वो किया है ना, सब उसमें रखी गई हैं प्रिजर्वेशन की, उसमें है नहीं। तो इनमें स्पेशली ये पेपर लगाया जाता है, वहाँ का जैपनीज पेपर लगता है इसमें। तो उसके बाद लाइट में पढ़ी जा सकती है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये सिद्ध कर
ना लिपि तो वही है, सब संस्कृत के ही है। उस समय में बनी लिपि तो वही थी, उस समय में लिखी गई है। लिखी गई है 1620 में। तो ये सिद्ध करता है ना कि भाई 400 साल पुराना आदमी तो नहीं मिलेगा, और 400 साल पुराना कागज है। कागज मिलेगा, मैंने कागज ज्यादा ताकतवर है आदमी से। कागज नहीं पे है? तो पूरा देश चल रहा है। ना कागज पे तो चल ही रहा है, जमीन पे तो चल नहीं रहा वो। उसे कागजों में ही चलता है। कागजों में चलता है वो तो। हर कुछ चीजें वैसी हैं। देवप्रयाग का फर्स्ट कलर फोटो है वो, जो करीब 80 साल पुराना देवप्रयाग ओरिजिनली कैसा बसा था उसमें दिखाई देता है। उसकी बगल में फिर ये बैरोमीटर है जो मौसम को दिखाता है हमारे, उसकी बगल में। और उसके नीचे फिर ये देखिए आप, ये ब्लैक जो वॉच दिख रही है आपको, वर्ल्ड वॉच है। इसमें इंडिया का टाइम डे नाइट सहित पूरा सब इसमें बता देगा। हाँ पूरा बताएगा वो कि कहाँ कितना बजे। आचार्य जी अलग अलग वो यूज करते थे वहाँ के पंचांग जर्मन के, और ये फिर ये अलग अलग एस्ट्रोलॉजी हैं, आप देखना चाहो अच्छा, तो वो- वहाँ पे भी काफी वो हाँ, रहा है। चाइना की है, जापान की है और इंग्लैंड की है। ये सारे एस्ट्रोलॉजिकल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है जिसको। हाँ। इसमें जैसे ये रेड किताब, इसको निकालो ना आप, इसमें जैपनीज सबसे पहले छोटी सी किताब दिख रही जो, हाँ इसको निकालो आप। तो इसमें जो है ये जैपनीज एस्ट्रोलॉजी पे है, तो इसमें ईयर के हिसाब से आपको बताएगा ये जिस ईयर में आप बॉर्न हुए हैं। तो इसको देखो आप, हाँ, आपका क्या- 89 का है, 89 ईयर स्नेक। स्नेक ईयर है आपका। तो स्नेक ईयर में ये देखो आप, यूरोप स्नेक कहाँ पे आ रहा है ये, ईयर 16। हाँ निकालो आप 16 पेज। तो इसमें एक जनरल वो बताएगा उस आदमी के बारे में कि भाई ये आदमी कैसा है। पढ़ ले, लास्ट में पढ़ेंगे घर पे बैठ ये तो यहाँ पे तो नहीं पता। हाँ, इसमें हर एक आदमी के उसका है, क्योंकि किसी न किसी ईयर में तो पैदा हुआ ही होगा। 27 नक्षत्र माने जैसे 4 नक्षत्रों से एक राशि बन जाती है, जैसे ये वृश्चिक राशि है तो वैसे ही आकाश में दिखाई देती है जैसे नाम है इनके। और उसी तरह से पे ये 9 ग्रह जो हैं इनके अंदर से ही निकलते हैं हमेशा, इन 12 राशियों के अंदर से। तो ये पूरा इसमें दिखाया गया है। तो उन्होंने काफ़ी समय तक इस पर काम किया था ना, टेलीस्कोपों के जरिए ये पूरे उन्होंने फिर वो बनाए थे। फिर ये जैसे ये स्विट्जरलैंड से स्पेशली ये ग्लोब आया था, तो सबसे बढ़िया तो इसमें जो लाइटिंग है कि लाइटिंग कहाँ इसकी की गई है, हर जगह पे इस पर लाइट है। और सबसे बढ़िया इसमें ये है कि इसको आप ऐसे जब टच करेंगे तो पता लग जाएगा कि कहाँ वर्ल्ड में माउंटेन है। जैसे आप हाथ लगाओगे ना तो अपने आप बताएगा वो कहाँ कहाँ माउंटेन है। तो ये स्विट्जरलैंड की एक बहुत अच्छी डिजाइनिंग, हाँ इस तरह से आप देखोगे तो छोटा छोटा भी दिखाएगा वो। अगर भारत के यहाँ भी देखोगे आप तो ये देखो आप, बहुत छोटे छोटे माउंटेन भी दिखाता वो। ये सबसे बढ़िया चीज उन्होंने वो की है, डेवलप की उसमें। शांति कुंज के लोग तो बहुत आते हैं यहाँ, बल्कि उन्होंने तो पूरा यहाँ अपना साहित्य दिया। तो मैं उससे कोरिलेट कर रहा था कि जो शांति कुंज का ब्रह्म वर्चस्व है, मैं उससे कोरिलेट कर रहा था आपको। अच्छा, कि जो वो रिसर्च कर रहे हैं जिस तरीके से, हाँ हाँ तो वही कुछ वैसा ही काम आप लोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कुछ हो बिल्कुल सकता है बिल्कुल वैसा ही कुछ काम है कि जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं, वो करते हैं ज्योतिष विज्ञान पे भी और मंत्रों के ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो उनका रिसर्च वर्क जो गाय- ब्रह्म वर्चस्व हाँ, में ये होता है। और गायत्री पे तो उनका सबसे अच्छा वो है जो उन्होंने किया है शांति कुंज हाँ। वालों ने। जो उनकी जो रिसर्च वर्क, जो एक तो मंत्रों के ऊपर सारी, और जो जैसे आपके यहाँ जो रसायन शास्त्र है उसके ऊपर भी उनका बड़ा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो जो पूरा संस्थान ही शांति कुंज वालों ने ब्रह्म वर्चस्व जो बनाया, हाँ जो बिल्कुल उसी पे। अलग से वो बनाया, वो है उसी पे ही। हाँ हाँ नहीं इनका तो काफी साहित्य यहाँ दिया हुआ है। हाँ। यहाँ लोग आते हैं ना शांति कुंज वाले, हाँ तो जितना वो आचार्य जी ने लिखा होगा बिल्कुल पूरा बिल्कुल। साहित्य उन्होंने यहाँ दिया करीब है। मेरे ख्याल 3000 हाँ, 3000 3,500 उन्होंने भी लिखी हुई हैं बिल्कुल किताबें। बिल्कुल। हाँ इतनी उनकी एक लाइफ में इतनी किताबें लिखना बहुत बड़ी अपने बात है। आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत और बहुत अच्छे उस पे लिखी उन्होंने। हाँ हाँ यहाँ तो अभी थोड़ा जरा लाइब्रेरी को सेटिंग का वो चल रहा है। क्योंकि आचार्य बालकृष्ण जी ने कुछ वो भेजे थे ना 3 लॉक सिस्टम की है, जिसमें हमारे जितना ये पांडुलिपियों का काम होता है ये सब इसमें वो किया जाता है इसमें। तो यहाँ पर जो है
जिसको आप देखेंगे ये एक एक पेपर पे जो वर्क होता है ना, जैसे वो देख जी, बाहर जी, रखा जी, हुआ है, उस पे एक एक उस पे केमिकली ट्रीटमेंट होता है एक एक पेपर पे, ये पांडुलिपि के। और इस तरह से जो है ये धीरे धीरे पूरी किताब जो है ये फिर इसमें जैपनीज पेपर वगैरह लगा के जी पूरी तरह से कीड़ों से और उससे ही पूरी वो कर दी जाती है। और फिर इसको हमेशा एक रेड उसमें बांधा जाता है, जिसमें रेड उसमें कभी कोई कीड़ा आता नहीं है। तो इस तरह से ये सारे प्रिजर्वेशन का प्रिजर्वेशन का वर्क जो है ये सब इसमें इन पे चल ही रहा है। ये देखो आप, ये सब जैपनीज पेपर के अंदर पैक किए गए हैं अभी, तो ये धीरे धीरे फिर उसमें रख दिए जाएंगे। तो ये हमेशा के लिए सैकड़ों वर्षों तक फिर कभी खराब नहीं होगा। खराब नहीं। तो ये इस तरह की अलमारी में रखा गया। फिर ये जो इसमें देखेंगे आप, ये अलग अलग उसके टेलीस्कोप हैं। ये तो जर्मन का टेलीस्कोप है जो 1930 का है ये, और ये वर्ल्ड में केवल अब 6 पीस रहे हुए हैं इसके, केवल 6, और उसमें से शायद इंडिया में एक ही है एक ही अपने तरह का। और सबसे पुराना जो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो लंदन लिखा है, 1903 का ही सबसे जी पुराना। जी जी इसमें बिल्कुल उसमें लिखा गया है 1903 लंदन का, ये सबसे पुराना टेलीस्कोप है। फिर ये जैपनीज टेक्निक का है, ये जो बनाया गया इसमें ऐसे रिफ्लेक्ट वो लगाया जाता है। एक बंद है उसमें, वो बर्लिन का है, जिसमें ग्रहण के टाइम पे डार्क लेंस लगा के देखा जाता है इसको। तो अलग अलग पावर, अलग अलग डिस्टेंस जैसी वो होती है, तो इनका यूज उस तरह से किया जाता है। इसमें तो ये नाइट विजन का ज़्यादा वो है इसमें, क्योंकि इसमें हम तारे, ग्रह, अच्छा रात को हाँ उसको ही देखने का है ज़्यादातर तो। और बाकी ये जो मैं बता रहा था ना, ये जो काम होता है जी 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 जिस पे हर एक उस पे वो किया जाता है, ये लेमिनेशन करके फिर इसकी कटिंग की जाती है। तो इसमें ये पेपर जो है परमानेंट हो जाता है। हाँ, तो ये फिर कभी खराब नहीं होगा। ये कितने साल पुराने हैं? अब ये तो काफ़ी होंगे, तो 300, 200, 400 साल पुराने हुए हैं सब। हाँ, ये लगभग ऐसे ही है, काफ़ी पुरानी वो है जो मैन्युस्क्रिप्ट है। तो इस तरह से इन पे थोड़ा काम चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा लगा यहाँ के, और इतने विशाल संग्रहालय को देख के मतलब आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा खजाना शास्त्रों को लेके और मनुस्मृति को लेके ये आपने संजो के रखा है, और जिसमें कि सरकार से इतनी ज़्यादा आपको फैसिलिटी भी नहीं मिल रही है। ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हमें यहाँ पे आने का अवसर मिला और आपके सानिध्य में ये हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त बिल्कुल, हुआ। आपका बहुत धन्यवाद। और इस तरह से आप जैसे लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे, तो जो भी यहाँ के ऐसे सोचने वाले लोग हैं कि ऐसी चीज़ों को बचाया जाए, ऐसी धरोहरों को, तो वो भी इस बारे में सोचेंगे। बिल्कुल। और इस तरह से आप बनाते रहिए और देश की सेवा, शास्त्र की सेवा बिल्कुल बिल्कुल और मनुष्य की सेवा करते रहिए। बिल्कुल। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। आपके लिए यहाँ की कुछ पुस्तकें हैं, तो ये तो सब भगवान जी आपके लिए है, और आप अरुण कुमार जी के लिए, और ये त्यागी जी के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उनका बहुत आपका अच्छा वो है इसमें। आई होप आपको आज की डिटेल्ड वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, अगर एफर्ट्स पसंद आए हैं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अपने जो भी आपको लगता है कि ये वीडियो जिनके साथ शेयर करनी चाहिए उनके साथ ज़रूर शेयर करना। और मैं आपको फोर्सफुली बोलूँगा कि अगर आप यहाँ से आते हो देवप्रयाग, तो ज़रूर विज़िट कीजिए, ठीक है, और अपनी संस्कृति के बारे में जानिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हमारे पंडित जी जिन्होंने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी। और ज़रूर आपका स्वागत रहेगा जब भी आएंगे यहाँ पर। बिल्कुल उत्तराखंड के इस पवित्र तीर्थ में आपका स्वागत हमेशा करते रहेंगे। और आइए और देखिए और अपने धरोहर के बारे में जानिए। धन्यवाद। तो पंडित जी ने हमें गिफ्ट भी दिया, ये देखिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद।